गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम करंट फैक्ट्स 2020-21 के अंतर्गत सीरीज 7 करने जा रहे हैं। यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, ओडिशा के राउरकेला शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, 25 दिसंबर 2020 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के राउरकेला शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और यह वर्ष 2023 में पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। 15 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाला यह स्टेडियम, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, राउरकेला के बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। दूसरा डेटा देखिए, दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, 27 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत यदि किसी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी इस कानून के तहत किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक प्रकार का कानून बनाया है और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा और इसके नियम जो वर्ष 1969 में बनाए गए थे वही के वही इसमें आगे शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में विकसित किया गया है। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 प्रजातियों को रखा गया है। तो ये भारत का पहला पॉलिनेटिक पार्क है जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में विकसित किया गया है और इसमें तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 प्रजातियों को रखा गया है। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में बोडो को असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। बोडो आपको पता है, बोडो समस्या भी रही आसाम के अंदर, तो वर्ष 2020 में बोडो को असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। असमी तो है ही, उसके साथ बोडो जनजातियां भी वहाँ निवास करती हैं, तो उनकी भाषा को भी सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन का उद्घाटन हुआ। बंगाल बेसिन का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है। बंगाल बेसिन आपको पता है स्टूडेंट्स, लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बंगाल की खाड़ी के पानी के अंतर्गत आता है। बंगाल बेसिन भारत का 8वां उत्पादक बेसिन है जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के स्वामित्व में है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक सरकार ने किसानों के लाभ के लिए फ्रूट्स पोर्टल शुरू किया है। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लाभ के लिए फ्रूट्स पोर्टल शुरू किया है। ये फ्रूट्स पोर्टल जो है किसानों की संबंधित जितने भी उनकी फसलों से संबंधित बातें हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी ऋण योजना के लिए, तो इस पोर्टल पे ये सारी किसानों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसका नाम है फ्रूट्स। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लिथियम का ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं और लिथियम आपको पता है बैटरियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित होगी। इससे हमारा जो है कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसके तहत इस लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है ताकि हम दूसरे देशों से जो आयात करते हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ कमी आए।
अगला देखिए 8वां प्रश्न, सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया व सेवाओं में सुधार के लिए पंजाब सरकार ने PR इनसाइट मोबाइल ऐप शुरू किया है। ये PR इनसाइट मोबाइल ऐप जो है किसानों फसलों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और आम नागरिकों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, उसमें किसान भी आ गए, उसमें आपके आम नागरिक भी आ गए, तो उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है सरकारी योजनाओं को लेकर के, वो इस ऐप के माध्यम से अपनी उन सुझावों को और अपने उन सेवाओं में सुधार के लिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, केरल में स्थापित होगा भारत का पहला जेंडर डाटा हब। केरल में स्थापित होगा भारत का पहला जेंडर डाटा हब। जैसा कि आपको पता है जेंडर का देश में, हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से काफ़ी इस पर विवाद भी रहा है, लेकिन सरकार ने अपनी काफ़ी सारी ऐसे सुधार करके जो है थर्ड जेंडर के लोगों को भी जो है समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और सबको सम्मान के साथ जो है जीने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है। तो केरल सरकार और UN वुमेन ने 21 दिसंबर 2020 को भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना हेतु सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आपको पता है सहकारिता के 3 क्षेत्रों में जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर स्थापित करना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता व महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे वैश्विक मानक ढांचों पर जो है इसके माध्यम से व्यस्तता जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। और जैसा कि आपको पता है इस जेंडर पार्क में आर्थिक रूप से पिछड़े सामाजिक समूहों की महिलाओं के लिए स्थायी उद्यमिता, सामाजिक व्यवसाय और बाजारों पर एक जेंडर लाइब्रेरी, लिंग संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र जैसी अद्वितीय सुविधाएं जो हैं इस पार्क के अंदर मुहैया कराई जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केरल में स्थापित होगा ये भारत का पहला जेंडर डाटा हब। 10वां प्रश्न देखिए, परिश्रम पोर्टल ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें आम जनता की सहायता के लिए श्रम कानून से संबंधित सभी जानकारियां इसमें दी जाएंगी। तो परिश्रम पोर्टल है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है परिश्रम पोर्टल किस सरकार ने शुरू किया है। ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें आम जनता की सहायता के लिए श्रम कानून से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। 11वां प्रश्न देखिए, बिहार में राज्य की पूरी आबादी को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देने को मंजूरी दी गई है। तो बिहार कैबिनेट की तरफ से ये पास किया गया है कि जब भी कोविड-19 की पूरी डोज, पूरी खेप बिहार में आएगी, क्योंकि अभी तो कोरोना वॉरियर्स के लिए ही पहली खेप में, पहले चरण में उन्हीं का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा तो बिहार सरकार ने वायदा किया है कि वो पूरी आबादी को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देगा। 12वां प्रश्न देखिए, YSR मुफ्त फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। जैसा कि आपको पता है वहाँ पर YSR कांग्रेस भी मशहूर है, राजनीतिक दल है। तो YSR मुफ्त फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में सीधे 1252 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। तो YSR मुफ्त फसल बीमा योजना है जो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है और इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में सीधे 1252 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी। 2400 करोड़ की लागत से यह कारखाना स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी और यह जो कारखाना है 2400 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। ये ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये स्कूटर निर्माण किए जाएंगे। तमिलनाडु के अंदर ये जो है ओला इलेक्ट्रिक अपना कारखाना स्थापित करेगी। 14वां प्रश्न देखिए, किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है।
किसान कल्याण मिशन के तहत जो है किसानों को फसलों की जानकारियाँ देना, उनकी फसलों से संबंधित जो उनको किस तरह से कहाँ बेचनी है और किसानों को किस तरह से लाभ पहुँचाना है, उनको सारी खेती से संबंधित जानकारियाँ देना, उनकी फसलों से संबंधित जानकारियाँ देना, और भी जो किसान के कल्याण के लिए हैं, जो वो आपकी नकदी फसलें होती हैं उनको वो कैसे बेचेंगे, सरकार उनको कैसे खरीदे, वो सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की हैं। 15वां प्रश्न देखिए, तमिलनाडु में अम्मा क्लिनिक नाम से 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। ये मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया था कि अम्मा क्लिनिक जो है वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी कुमारी जयललिता, उनके नाम पर ये शुरू किए गए। उनको सम्मान देते हुए उन्हीं को वहाँ की जनता अम्मा कहती थी, और उनके नाम पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे तमिलनाडु में 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। 16वां प्रश्न देखिए, असम में सरकार संचालित मदरसों को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। असम के अंदर सरकार संचालित मदरसों को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, और इसके साथ साथ वहाँ कुछ संस्कृति से संबंधित संस्कृत विद्यालय भी थे जो सरकार द्वारा संचालित थे, सरकार द्वारा एडिड थे, उनको भी बंद करने का प्रस्ताव हाल ही में मंजूर किया गया है। 17वां प्रश्न देखिए, हाल ही में कर्नाटक में गो हत्या विरोधी बिल पारित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गो हत्या विरोधी बिल पारित किया गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है गाय को हम राष्ट्रीय पशु बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की आत्मा कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़ी हुई है। तो कई राज्यों ने जो है अपने राज्यों के अंदर जो है गो हत्या विरोधी कानून बना रखे हैं। तो हाल ही में कर्नाटक ने भी गो हत्या विरोधी बिल पारित किया है। 18वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है। थारू आपको पता है एक ट्राइबल है, एक जनजाति है, और उत्तर प्रदेश में है निवास करती है। तो इनके कल्याण के लिए, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए, इनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और इनको हेरिटेज में लाने के लिए, और इनको पर्यटन की सुविधा से इनका जो क्षेत्र है जहाँ ये रहती हैं जनजातियाँ, उनको पर्यटन की सुविधा की दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना बनाई है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से थारू जनजाति भी कहीं ना कहीं नक्शे में आ सके। 19वां प्रश्न देखिए, कोलकाता स्थित माजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज किया गया है। आपको जैसा कि पता है कोलकाता में अभी ये नया पुल बनाया गया था, माजेर हाट पुल। अभी 23 जनवरी को नेताजी जयंती आ रही है, तो उस नेताजी को सम्मान देने के लिए जो है उन्होंने जो जय हिंद का नारा दिया था। तो इस माजेर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है ममता सरकार के द्वारा। ममता बनर्जी ने माजेर हाट पुल का उद्घाटन करते समय इसका नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज किया गया है, नेताजी को सम्मान देने के लिए। अभी 2-3 दिन के बाद ही 23 जनवरी को नेताजी जयंती आ रही है। 20वां प्रश्न देखिए, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में शुरू हुआ है। इसकी कुल लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है। 5 वर्ष में यह आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा होगा, और इसकी कुल लंबाई है 29.4 किलोमीटर। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। आगरा आपको पता है भारत की एक हेरिटेज सिटी है, और यह जो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं ताजमहल को, वहाँ जो लाल किला है और जितनी भी हेरिटेज जगह हैं वहाँ की, उन सबको जोड़ेगा, बस स्टैंड से जोड़ेगा। तो ये आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में शुरू हुआ है। इसकी कुल लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है, और 5 वर्ष में ये आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा होगा, और इस आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। 21वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। यहाँ के लोगों की बड़े लंबे समय से मांग थी, क्योंकि वहाँ ये देवी का मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। किसी भी स्टेशन का नाम बदलने के लिए, स्थान का नाम बदलने के लिए जो है गृह मंत्रालय से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो केंद्रीय सरकार से परमिशन के बाद ही उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 22वां प्रश्न देखिए, देहरादून के डोईवाला में सूर्यघर झील का निर्माण नवंबर 2020 में इसका उद्घाटन हुआ है। ये देहरादून के डोईवाला में है सूर्यधर झील। इसका
नवंबर 2020 में उद्घाटन हुआ है। यह झील हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के त्रिभुज में स्थित है, ट्रायंगल पर स्थित है। और इस झील से जो है पेयजल और सिंचाई ज़रूरतों को यह झील जो है पूरा करेगी। और इस पर लागत आई है 50.25 करोड़ की। तो 50 करोड़ 25 लाख की लागत से यह झील बनाई गई है। इसका नाम है सूर्यधर झील। देहरादून के डोईवाला में सूर्यधर झील का निर्माण नवंबर 2020 में हुआ है। और यह झील हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के त्रिभुज में स्थित है, ट्रायंगल में स्थित है। तो यह हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। इस झील से पेयजल और सिंचाई जैसी ज़रूरतें लंबे समय तक पूरी होती रहेंगी। और इस सूर्यधर झील के निर्माण में 50.25 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, तो यह उत्तराखंड की कैपिटल है, आपको पता है देहरादून है। तो ये सारी चीज़ें आप फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने आपको करंट फैक्ट्स 2020-21 सीरीज 7 के माध्यम से इन अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स से रूबरू कराने का प्रयास किया है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन फैक्ट्स के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल कर सकें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मैं आप सबसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।